नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जो लास्ट लेक्चर था हमारा वो उसमें हमने देखा था जो आरएस का भूगोल वाला सेक्शन है पृथ्वी विज्ञान। और पृथ्वी विज्ञान वाली इकाई में हमने देखा था कि जो भूकंपीय तरंगें है वो किस प्रकार की होती है। और वहाँ भूकंपीय तरंगों में जब हम भूकंपीय तरंगे पढ़ रहे थे, जो टॉपिक हमारा एक बार लिख लेते हैं क्या है, पृथ्वी विज्ञान, जो भूगोल वाला सेक्शन है अपना उसमें। और भूगोल वाले सेक्शन में एक टॉपिक है भूकंप, जिसके बारे में अपन ने लास्ट कक्षा में भूकंपीय तरंगों को समझा था। और भूकंपीय तरंगों को समझने के साथ अपन ने ये देखा था कि इनके माध्यम से अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जब आरएस का सिलेबस आप देखते हो तो वहाँ पे जो पहला ही टॉपिक है पृथ्वी विज्ञान का, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमने भूकंपीय तरंगों को पहले समझा, अब हम समझेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी के अंदर ये जो संरचना है उसको हम भूकंपीय तरंगों के माध्यम से क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो तरंगे हैं, हमने पी तरंगों, एस तरंगों, एल तरंगों, ठीक है, इनके बारे में बात करी थी। तो हमने कहा था कि जो प्राथमिक पी प्रकार की तरंगे होती है, प्राथमिक जो तरंगे होती है, ये तीनों माध्यम में गति कर सकती है। हालांकि इनकी गति जो ठोस माध्यम में अधिक होती है और एज कंपेयर टू लिक्विड जो स्टेट होती है उससे। बट जो ये सेकेंडरी वेव्स है, एस प्रकार की जो तरंगे हैं, इनकी जो गति है, ये गति जो है ठोस माध्यम में ही हो पाती है, जबकि ये तरल माध्यम में ये विलुप्त हो जाती है। तो जो पृथ्वी के अंदर जहाँ पे तरल पदार्थ है वहाँ पर इनकी विलुप्ति देखी गई। और इन्हीं की विलुप्ति से हम पता करेंगे कि भाई वहाँ पर किस प्रकार का माध्यम होगा, तरल पदार्थ हमारे पृथ्वी के अंदर हो सकते हैं। जैसे दुर्बलता मंडल की बात या स्थेनोस्फीयर की हम बात करेंगे। उसी तरह जब अपर कोर या फिर जो क्रोड वाला भाग है, आउटर कोर वाला, उसकी भी हम बात करेंगे तो वहाँ भी पिघली हुई अवस्था में कुछ चीज़ें मिलती है। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक रहेगा महत्वपूर्ण, वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ का। तो हमारा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इसके बारे में हम देखेंगे। तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, इसको हम समझेंगे तो इसके हम दो आयाम लेके चलते हैं। एक तो हम इसको समझेंगे कि रासायनिक संगठनों के आधार पर, और एक समझेंगे आधुनिक सिद्धांत या मॉडर्न थ्योरी जो भूकंप पे आधारित है उसके आधार पर। तो एक तो यहाँ पर जो हमारा बिंदु हो जाएगा वो किस प्रकार का हो जाएगा, तो यहाँ पे दो तरीके से लेके चलेंगे। एक तो हम इसको समझेंगे रासायनिक संगठनों के आधार पर। तो रासायनिक संगठनों के आधार पर। तो रासायनिक संगठनों के आधार पर का क्या मतलब है? रासायनिक संगठन क्या होते हैं? जैसे हमारी अर्थ क्रस्ट में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है, जैसे सिलिकॉन पाया जाता है, सिलिका, ठीक है, सिलिका पाया जाता है। उसी तरह से एल्यूमिनियम की प्रधानता है, एल्यूमिनियम धातु की प्रधानता है। उसी तरह से आयरन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, निकिल पाया जाता है, ठीक है। उसी तरह मैग्नीशियम पाया जाता है। तो ये बहुत सारे रासायनिक संगठन हैं, ये हमारे पृथ्वी में पाए जा रहे हैं। तो इनके आधार पर भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो एक तो ये केमिकल कंपोजिशन के बिहाफ पे हो जाएगा एक वर्गीकरण, और जो दूसरा वर्गीकरण रहेगा इसका, वो हम देखेंगे किसके आधार पर, जो मॉडर्न थ्योरी है भूकंपीय तरंगे, उसके आधार पर। तो दूसरा वर्गीकरण रहेगा भूकंपीय तरंगों के आधार पर, भूकंपीय तरंगों के आधार पर।
भूखंडीय तरंगों के आधार पर, जिनमें हमने तरंगों की बात करी थी कि कौन कौन सी तरंगे, पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे, रीले तरंगे, उनके बारे में हम लास्ट कक्षा में देखा था। तो जो सबसे पहले ये छोटा टॉपिक है रासायनिक संगठनों के आधार पर, तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि रासायनिक संगठनों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की होगी। तो हम देखेंगे, टॉपिक है हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना किसके आधार पर? रासायनिक संगठनों के आधार पर। रासायनिक संगठनों के आधार पर, संगठनों के आधार पर। तो रासायनिक संगठनों के आधार पर हम देख रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। किसके आधार पर? रासायनिक संगठनों के आधार पर। तो अगर पृथ्वी को ऑब्जर्व करें, तो पृथ्वी को जब हम ऑब्जर्व करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ कि ये हमारी हो गई अर्थ, ये है हमारी अर्थ, और जो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत जो होती है, सबसे ऊपरी जो परत होती है, तो मान लो ये सबसे ऊपरी परत हो गई हमारे पृथ्वी की। तो ये चट्टानों की बनी होगी, और किस प्रकार की चट्टानों की बनी होगी? अवसादी परत की चट्टानों की ये बनी होगी। तो सबसे ऊपरी वाली जो परत होती है उसका नाम होता है अवसादी परत। अवसादी परत का क्या मतलब है कि जो अवसाद के जमाव से जो परत बनती है उसको अवसादी परत कहते हैं। और अवसाद कहाँ पे आके इकट्ठे होते हैं? जो धरती का ऊपरी सतह है, जो अर्थ क्रस्ट है, वहीं पर आकर अवसाद इकट्ठे होते हैं। अवसाद क्या होते हैं? दूसरी बात, अवसाद क्या होते हैं? जैसे वायु हो गई, वायु के साथ, जल के साथ, या फिर जो प्राकृतिक कारणों के साथ जो एक जगह से दूसरी जगह पर मिट्टी का जमाव होता रहता है, तो उनसे जो परतों का निर्माण होता है उन्हीं को हम अवसादी परत कहते हैं। और हालांकि ये अंडरस्टूड है कि जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है वहीं पर जमा होगा, तो उसके लिए इसको हम सबसे ऊपरी परत को अवसादी परत का नाम दे रहे हैं। और अवसादी परत के हम जैसे थोड़ा अंदर जाते हैं, तो यहाँ पर जैसे ही हम थोड़ा अंदर गए अवसादी परत के, तो इस वाले क्षेत्र में कुछ प्रकार के तत्व हमें मिलता है। एक तो सिलिका यहाँ पे पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिलिका। और दूसरा पाया जाता है यहाँ पे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। तो एक तो यहाँ पर सिलिकॉन पाया गया या सिलिका पाया गया, एक यहाँ पे एल्यूमिनियम धातु पाई गई। ठीक है। उसी तरह ये वाली जो अवसादी परत के जो नीचे वाली परत है, जिसमें हमने क्या देखा कि सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है हमारी पृथ्वी की अंदर। अब एक और बात यहाँ पर ये जानना है अपन को कि जो सिलिका होता है, सिलिका, तो जब सिलिका की मात्रा अधिक होती है, अगर इसकी मात्रा क्या है? इसकी मात्रा है अधिक, तो मिट्टी जो होती है, जो मृदा होती है, उसमें अम्लता अधिक होती है। अम्लता अधिक होती है। तो मिट्टी जो है या जो मृदा है उसमें, या चट्टानें जो भी है, जो भी हमारे पृथ्वी के अंदर पाई जा रही है, उसमें सिलिका की मात्रा के आधार पर हम ये देखते हैं कि वो उसकी अम्लता अधिक है या अम्लता कम है। तो अम्लीय जो परत है वो सबसे ऊपरी वाली परत सबसे ज़्यादा अम्लीय होती है। और जैसे जैसे हम अंदर जाते जाते हैं पृथ्वी के अंदर, तो ये अम्लता कम होती रहती है, क्योंकि सिलिका की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। उसके बाद जब हम और अंदर जाते हैं पृथ्वी की सतह के, तो ये वाला जो भाग है, ये वाली जो परत है, इस परत में सिलिका तो पाया जाता है, क्योंकि पर सिलिका की मात्रा एज कंपेयर टू जो क्रस्ट है उसके कंपेयर में कम पाया जाएगा। तो सिलिका तो यहाँ पे पाया जा रहा है पर कम पाया जाएगा। और साथ में एक और धातु पाई जाती है जिसकी अधिकता होती है मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम प्रकार की धातु भी यहाँ पे पाई जाती है। तो हम किस प्रकार की धातुओं की बात करें जिनकी घनत्व ज़्यादा है? यहाँ पर सिलिका और मैग्नीशियम का घनत्व अधिक है। वैसे हालांकि यहाँ पर एल्यूमिनियम भी थोड़ा बहुत पाया जाएगा, ऊपर वाली परत में थोड़ा बहुत मैग्नीशियम भी पाया जाएगा, आयरन भी पाया जाता है, पर हम वैसी धातुओं की बात करें जिनकी वहाँ पे बहुतायत है, बहुत अधिक मात्रा है। उसी तरह जब अपन अर्थ के कोर में चले जाते हैं, सबसे अंदर वाले क्षेत्र में जाते हैं, तो वहाँ पर जो है सबसे अधिक मात्रा में निकिल और आयरन मिलता है। किस प्रकार की धातु मिलती है? निकिल
तथा लोहा। ठीक है, तो यहाँ पर निकिल को Na से, लोहा को फेरस बोलते हैं, तो इसका Fe से नाम प्रदर्शित करते हैं। उसी तरह सिलिका को Si और मैग्नीशियम को Ma। तो हमने यहाँ पर रासायनिक संगठनों के आधार पर 3 परतें देखी, एक तो सिलिका और एल्यूमिनियम वाली, दूसरी सिलिका और मैग्नीशियम वाली, और तीसरी निकिल और लोहा वाली। तो इसी तरह हम इन परतों को इस तरह से नाम भी दे सकते हैं। पहली जो परत है, जो सबसे ऊपरी परत है, जिसकी मोटाई लगभग 50 से कितने किलोमीटर होती है, 300 किलोमीटर तक इसकी लंबाई होती है। जैसे 300 किलोमीटर से आगे बढ़ेंगे तो लगभग 700 किलोमीटर तक कहाँ जाती है, मैग्नीशियम, और 700 किलोमीटर से नीचे निकिल और आयरन की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो जो सबसे ऊपर वाली परत है, जिसको अपन ने सिलिका और एल्यूमिनियम से बताया, इसको एक नाम दे देते हैं सियाल। सियाल, सियाल नाम क्यों दिया, क्योंकि SI किसको बता रहा है, सिलिका को, और जो Al है वो बता रहा है एल्यूमिनियम को। तो एक परत का नाम हो गया सियाल। उसी तरह इसके नीचे आते हैं तो अगली परत का नाम हो जाता है सीमा। SI क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिलिका, और Ma मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गई सीमा परत, दूसरी परत। और जो सबसे अंदर वाली परत है, जो पृथ्वी के केंद्रीय परत है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रधानता सर्वाधिक भारी वस्तु धातुओं की है, जैसे निकिल और फेरस जैसे तत्व। तो इसको बोलते हैं नीफे। क्या बोलते हैं, नीफे, क्योंकि निकिल और आयरन को Fe बोलते हैं, तो नीफे इसका नाम हो जाता है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम रासायनिक संगठनों के आधार पर देखें तो 3 परतों में हम बांटते हैं, सियाल, सीमा और नीफे। तो ये मोटी मोटी जानकारी है जिसको अपन को समझना है। तो जो पहली परत है उसका नाम हमने देखा सियाल। क्या नाम है, सियाल। तो सियाल का क्या मतलब हुआ कि पहला बिंदु इसमें क्या लिख सकते हैं हम, पहला बिंदु इसमें लिख सकते हैं कि औषधि परत के नीचे की यह पतली परत है। हालांकि जैसे हम ऊपर से जब नीचे जाते हैं, पृथ्वी के अंदर जाते हैं, तो घनत्व बढ़ता रहता है। तो सबसे कम घनत्व ये सियाल का होगा, और फिर उससे कम सिलिकॉन और मैग्नीशियम वाली परत का होगा, और सबसे ज़्यादा घनत्व लगभग 11 से 13 के आसपास घनत्व होता है। अंदर 11 से 13 के बीच में घनत्व होता है। और जो सीमा है उसका परत का घनत्व लगभग 5.5 होता है, 5.5। उसी तरह सियाल का घनत्व 2.8 होता है। तो ये बस याद नहीं रखना है, इसको ऐसा समझना है कि जब घनत्व हम अंदर जाते हैं तो बढ़ता है। घनत्व का क्या मतलब है कि जो भारी वस्तुएं हैं उनका जो उनकी मात्रा अंदर जाने से बढ़ती है। तो ये 3 परतें हैं, और सबसे ज़्यादा जो घनत्व होगा वो सबसे भीतरी परत का या केंद्रीय परत का होता है। तो दूसरा बिंदु इसमें घनत्व के आधार पर लिख सकते हैं कि इसका घनत्व कम होता है, इसका घनत्व अंदर की परतों की तुलना में कम होता है। तीसरा, इसमें जो खनिज पाए जाते हैं, इसके जो मुख्य खनिज है वो है सिलिका तथा एल्यूमिनियम। और इसका नाम भी सियाल इसी के नाम पर रखा गया, इसलिए यहाँ पर सिलिका की प्रधानता होती है। और सिलिका की प्रधानता होती है तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जब सिलिका की मात्रा अधिक होती है तो ये सबसे ज़्यादा अम्लीय परत होती है। तो ये अधिक अम्लीय परत है। ये क्या है, अधिक अम्लीय परत है। तो अम्ल की प्रधानता किसके कारण हुई, सिलिका की उपस्थिति कारण। उसी तरह जो दूसरा परत है जिसका नाम हमने दिया क्या, सीमा, SIMA। तो इसमें भी इसी तरह के बिंदु रहेंगे। पहला बिंदु हो जाएगा हमारा कि सियाल व नीफे के मध्य पाई जाती है।
ठीक है। यहाँ पर किस प्रकार के खनिज मुख्यतः मिलते हैं? एक तो सिलिका और मैग्नीशियम, और यहाँ पर एक और बिंदु लिख सकते हैं कि घनत्व सियाल की तुलना में अधिक होता है। घनत्व जो है वो सियाल की तुलना में अधिक व नीफे की तुलना में कम। या फिर इसके बारे में एक और बिंदु लिख सकते हैं कि मध्यवर्ती परत है, मध्यवर्ती परत का निर्माण करती है, ठीक है। और लगभग इसकी, जैसे ये इसकी मोटाई हमने देखी थी कि 50 से 300 किलोमीटर मोटाई होती है, तो 300 किलोमीटर से जब आगे जाएंगे लगभग 2000 किलोमीटर तक तो इसकी मोटाई पाई जाती है। उसी तरह आगे जाएंगे, तीसरा जो नीफे परत है, नीफे, तो नीफे के बारे में भी लिख सकते हैं कि सबसे केंद्रीय परत, एक तो केंद्रीय परत है, केंद्रीय परत के साथ साथ घनत्व सबसे अधिक, और घनत्व के आधार पर हमने देखा तो इसमें जो धातु हैं वो किस प्रकार की धातु है? एक तो निकिल और एक लोहा यहाँ पे पाया जाता है, और सबसे अंदर तक लगभग 6300 किलोमीटर तक अंदर तक एकदम मध्य तक ये इसकी मोटाई होती है। तो ये तो हमने देखा कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना रासायनिक संगठनों के आधार पर, तो 3 चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है, सियाल, सीमा और नीफे के बारे में। कभी क्वेश्चन घनत्व से आ जाता है कि बढ़ते हुए घनत्व के रूप में या फिर घटते हुए घनत्व के रूप में, ठीक है। मध्यवर्ती परत का निर्माण क्या होता है, और अम्लता और सिलिका में किस प्रकार का रिलेशन है, वो भी यहाँ पे प्रश्न बनते हैं। अगला जो बिंदु रहेगा हमारा वो पृथ्वी की संरचना के बारे में रहेगा, और पृथ्वी की संरचना जो है अब जो हम भूकंपीय तरंगों के आधार पर देखेंगे। किसके आधार पर? भूकंपीय तरंगों के आधार पर, इसको मॉडर्न थ्योरी भी कहते हैं, ये आधुनिक सिद्धांत है। तो पृथ्वी की संरचना हम देख रहे हैं किसके आधार पर? भूकंपीय तरंगों के आधार पर। भूकंपीय तरंगों के आधार पर समझने के लिए हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि जहाँ पर पी तरंगे की गति है वहाँ पर दोनों तरह के माध्यम होते हैं। पी तरंगे किस प्रकार की होती है? पी तरंगे ठोस और द्रव दोनों प्रकार के माध्यम में गति करती है, जबकि जो यस तरंगे है वो जो द्रव माध्यम होता है, द्रव माध्यम, इसमें विलुप्त हो जाती है। इसमें क्या हो जाती है? विलुप्त। तो जब यस तरंगों को देखा गया कि जहाँ पर जिस क्षेत्र में ये विलुप्त हुई वहाँ पर किस प्रकार का अंदर का एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे तरल धातुएं पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमने समझा कि पृथ्वी के अंदर की स्थिति क्या है। तो उसी के बारे में एक डायग्राम अपन बनाएंगे और इसको डायग्राम से समझेंगे पूरे को कि इसको साथ में आप भी नोट कर लो कॉपी में, ताकि यहाँ से ये पूरा टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ को देखो, हम क्या, हमारा टॉपिक चल रहा है क्या? भूकंपीय तरंगों के आधार पर हम देख रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना को, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब यहाँ पर ये देखो कि ये वाला जो भाग है ये हमने पृथ्वी का एक चाप लिया है, एक हिस्सा लिया है
कि हम इसको इस प्रकार समझेंगे कि ये जो सबसे ऊपरी वाला भाग है, ये वाला जो है ये तो सागर वाला क्षेत्र है, समुद्र वाला क्षेत्र है, और जो दूसरा है महाद्वीप वाला क्षेत्र है। क्योंकि हमारी जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है वहाँ पर दो तरह के लैंड फॉर्म हमें मिलते हैं। एक तो मिलता है धरातल, जहाँ पर पर्वत पठार पाए जाते हैं, महाद्वीप जहाँ पे हैं, और दूसरा जो समुद्र है। तो जो समुद्र के नीचे वाला जो भाग है, समुद्र के जो नीचे वाली जो सतह होती है, जैसे ये समुद्र के नीचे वाली जो सतह है, जहाँ पर जिस प्रकार की यहाँ पर चट्टानें पाई जाती है, और यहाँ पर जो महाद्वीपीय क्रस्ट है वहाँ पर अलग प्रकार की चट्टानें हैं। तो जो महाद्वीपीय क्रस्ट है यहाँ पर तो ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। किस प्रकार की चट्टानें हैं? ग्रेनाइट प्रकार की। किस प्रकार की चट्टानें यहाँ पर? ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानें। जबकि जो सागर वाला क्षेत्र है उसके नीचे बेसाल्ट प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। किस प्रकार की चट्टानें हैं? बेसाल्ट प्रकार की चट्टानें। तो सबसे ऊपरी वाला भाग है क्रस्ट या फिर भूप्रपट्टी जिसको हम बोलते हैं। और भूप्रपट्टी में हमने दो चीज़ें देखी कि भूप्रपट्टी का एक भाग है महाद्वीप वाला और एक भाग है महासागरीय वाला। ये वाला भाग है महाद्वीप वाला। क्या नाम है ये? महाद्वीप, महाद्वीपीय क्रस्ट इसको बोल सकते हैं। और ये जो है ये ओशियनिक क्रस्ट है या फिर महासागरीय क्रस्ट, महासागरीय क्रस्ट। अब महासागरीय क्रस्ट और महाद्वीपीय क्रस्ट में अंतर ये समझ में आ गया हमको कि दोनों के बीच में चट्टानों का भी अंतर है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानें, यहाँ पर बेसाल्ट प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। तो जब भूकंप की रेखाएं जब इस माध्यम से एक माध्यम से दूसरे में गुजरी होगी तो उनके बीच में कुछ न कुछ क्या है? अंतर आया होगा, उनकी गति में कुछ न कुछ अंतर देखा गया होगा। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर वाली जो रेखा है, इन दोनों के बीच में जो अंतर वाली जो रेखा है, उसी रेखा को हम बोलते हैं कॉनरेड असंबद्धता रेखा। क्या नाम है? कॉनरेड असंबद्धता रेखा। कॉनरेड क्या है? कॉनरेड जिस व्यक्ति ने ये खोजा था उनका नाम था कॉनरेड, तो उन्होंने अपने नाम पर इस रेखा का नाम दे दिया कॉनरेड असंबद्धता रेखा या कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी लाइन। असंबद्धता मतलब ये दोनों समान नहीं है, इन दोनों के बीच में अंतर है, इसलिए डिसकंटिन्यूटी लाइन इसका नाम दिया। तो कॉनरेड असंबद्धता रेखा किसके बीच में? जो क्रस्ट वाला भाग है, जो भूप्रपट्टी वाला भाग है, उसमें महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता रेखा है उसका नाम है कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता रेखा। तो ये पहला बिंदु हमारा क्लियर होता है। और भूप्रपट्टी की जो सबसे ऊपरी वाली परत है, जो ये वाली परत है, लगभग जो इसकी मोटाई होती है, इसकी मोटाई होती है 35 से 40 किलोमीटर तक। 35 से 40 किलोमीटर तक इसकी मोटाई है। तो जब 40 किलोमीटर तक आगे जाएंगे, जो भूप्रपट्टी वाली भाग है 35 से 40 किलोमीटर तक है, और जो महासागर है वो होते हैं वो थोड़े गहरे होते हैं, तो लगभग ये जो गहराई है ये थोड़ी अधिक हो जाती है, ये 75 किलोमीटर तक चली जाती है। तो बेसाल्ट चट्टानें ग्रेनाइट चट्टानों के और भी नीचे पाई जाती है, ये भी यहाँ पर एक तथ्य है। अब उसके बारे में हमने देखा कि जैसे ही भूप्रपट्टी के हम नीचे आते हैं, भूप्रपट्टी के जब नीचे आएंगे, मान लो अपन ने यहाँ पर बना दिया, ये हो गई अपनी 40 किलोमीटर तक की रेखा, ये से यहाँ से ऊपर वाला भाग हो गया। अब भूप्रपट्टी से जैसे ही हम नीचे आते हैं तो नीचे हमें मिलता है एक और सतह जिसका नाम है रखते हैं अपन मेंटल। सबसे ऊपरी वाली तो हो गई क्रस्ट, उसके बीच वाली के सतह का नाम हमने रखा मेंटल। तो ये हो गई मेंटल। और मेंटल परत को भी हम दो भागों में बांटते हैं। मेंटल परत को हम कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। एक तो ऊपरी मेंटल और एक निचला मेंटल। ये तो हो गया ऊपरी प्रबल, ऊपरी प्रबर या फिर ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल। और ये हो गया निचला मेंटल, निचला मेंटल। तो पृथ्वी की जो मध्यवर्ती सतह है इसका नाम है मेंटल, और मेंटल को हमने दो भागों में बांटा, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। अब ऊपरी जो मेंटल है, ऊपरी जो मेंटल है
इस वाले जो मेंटल में, जैसे ये ऊपरा वाला मेंटल और ये क्रस्ट से जहाँ पे जुड़ा हुआ है, ऊपरी वाला मेंटल और क्रस्ट जहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो ये कुछ पार्ट सॉलिड रहता है, ये कुछ पार्ट क्या है, ठोस है, ये वाला पार्ट है ठोस। मतलब ऊपरी मेंटल का कुछ भाग और क्रस्ट का कुछ भाग क्या है, किस अवस्था में, ठोस अवस्था में। तो यहाँ पर अपन ने एक चीज़ सीखी कि ऊपरी जो परत है ऊपरी मेंटल की और क्रस्ट की कुछ परत बहुत ज़्यादा ठोस अवस्था में, और इसी को हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर कहा जाता है, लिथोस्फीयर या फिर स्थल मंडल, स्थल मंडल। तो जैसे स्थल वाला मंडल वाला भाग है, ये किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में, और इसके नीचे वाला जो भाग है ऊपरी परत का, ये पाया जाता है अपन को सेमी द्रव अवस्था में। ये वाला भाग जो है ये किस में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेमी सॉलिड रॉक्स होती है, और जो पृथ्वी पर भूकंप वगैरह की या ज्वालामुखियों का विस्फोट होता है वो यहीं से होता है। तो यहीं से ज्वालामुखी उद्गार होके यहीं से जो लावा है वो बाहर निकलता है। कहाँ से लावा बाहर निकलता है, ऊपरी प्रबर से। कहाँ से, ऊपरी मेंटल या ऊपरी प्रबर वाले भाग से, क्योंकि यहाँ पर जो चट्टानें पाई जाती है वो चट्टानें पिघली हुई अवस्था में होती है। किस प्रकार की अवस्था में होती है, पिघली हुई अवस्था। पिघली हुई अवस्था का क्या मतलब है, अर्ध तरल अवस्था हो गई, पिघली हुई अवस्था हो गई, या फिर अर्ध तरल अवस्था, अर्ध तरल अवस्था। और यही क्या है, जब हम भूकंप के साथ ये चीज़ें बाहर निकलेगी तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्मा। तो इसको मैग्मेटिक चेम्बर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्मेटिक चैम्बर, क्योंकि यहीं से मैग्मा का निर्माण होता है, तो इसे मैग्मा चैम्बर भी कहा जाता है। मैग्मा चैम्बर, मैग्मा चैम्बर, ऐसी जगह जहाँ पर मैग्मा भरा हुआ है। तो अर्ध तरल अवस्था हो गई, इसका नाम मैग्मा चैम्बर हो गया। और यहाँ पर जो अर्ध तरल अवस्था है, इसलिए इसको एक और नाम देते हैं दुर्बलता मंडल। क्या नाम देते हैं, दुर्बलता मंडल इसको नाम देते हैं। और अंग्रेजी में बोले तो इसका नाम है एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर। तो इस तरल जो परत है इसके बारे में हमें पता कैसे चला होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भूकंपीय तरंगों का जो स्पीड है उसमें बदलाव हुआ होगा, और उसी बदलाव के आधार पर हमने क्या पाया कि यहाँ पर भूकंपीय तरंगों की गति क्या हो गई, मंद हो गई। और किस प्रकार की तरंगों की गति मंद हो गई, पी प्रकार की तरंगों की। तो जैसे ही गति मंद होती है तो हमने यहाँ पे पाया कि यहाँ पर किस प्रकार की चट्टानें हैं, अर्ध तरल प्रकार की चट्टानें हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसे क्या नाम दिया गया, दुर्बलता मंडल नाम दिया गया। और भूकंपीय ज्वालामुखी जो उद्गार होते हैं वही यहीं से होते हैं, और जो लिथोस्फीयर है या स्थल मंडल वाला भाग है वो भी किस पर तैर रहा है, दुर्बलता मंडल पर। तो स्थल मंडल इसके जस्ट ऊपर है और उसके नीचे दुर्बलता मंडल है, तो जो स्थल मंडल वाला भाग भी किस पर तैर रहा है, दुर्बलता मंडल पर। तो ये तो हो गई इस दुर्बलता मंडल की बात। अब जो यहाँ पे ऊपर तो हमने देखा था क्रस्ट, ऊपर क्या देखा था, क्रस्ट, और दोनों क्रस्ट के बीच में जो असंबद्धता रेखा है उसका नाम था कोन रोड असंबद्धता रेखा। क्या नाम था उसका, कोन रोड असंबद्धता रेखा। अब उसके बाद अपन जब यहाँ पर आ चुके हैं कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में, क्रस्ट और मेंटल, जहाँ से क्रस्ट खत्म होती है और मेंटल चालू होती है, तो उसके बीच में भी एक असंबद्धता रेखा है। उस असंबद्धता रेखा का नाम हम लिखेंगे मोहो असंबद्धता रेखा। जैसे मान लो यहाँ पे क्रस्ट खत्म हो गई और क्रस्ट के नीचे मेंटल चालू हो गया, तो यहाँ पर जो रेखा रहेगी उसका नाम रहेगा मोहो असंबद्धता रेखा। तो मोहो असंबद्धता रेखा किस किस को अलग करती है, क्रस्ट को मेंटल से अलग करती है। उसके बाद जब हम यहाँ से 75 किलोमीटर आ गए, 75, अब जब ये मेंटल की हम बात करेंगे तो मेंटल की जो गहराई होती है लगभग 2900 किलोमीटर तक होती है। ये कहाँ तक है, 2900 किलोमीटर। और ऊपरी जो मेंटल है ये 700 किलोमीटर तक होती है। तो 700 किलोमीटर के बाद तो यहाँ पर क्या हो जाता है,
यहाँ पर सॉलिड चीज़ें आ जाती है, यहाँ पे द्रव अवस्था नहीं पाई जाती है। तो यहाँ से यहाँ पर जब भूकंपीय तरंगों की गति हुई होगी तो यहाँ पर भी एक असंबद्धता रेखा बीच में बनती है, यहाँ पर भी एक असंबद्धता रेखा बीच में बनेगी, जिसका क्या नाम हम रखेंगे, इसका नाम रखेंगे क्या, रेपिटी असंबद्धता रेखा, रेपिटी असंबद्धता रेखा। अब यहाँ पर कॉनरेड ने खोज की थी तो इसका नाम कॉनरेड हो गया, इसने मोहू नाम के व्यक्ति ने खोज की थी तो ये मोहो नाम दे दिया, और रेपिटी ने इसकी खोज की तो रेपिटी असंबद्धता रेखा। अब उसके बाद जब 2900 किलोमीटर की गहराई से हम थोड़ा नीचे जाते हैं तो यहाँ पर भी पिघली हुई चट्टानें मिलती है। पिघली हुई चट्टानें मिलेगी कहाँ तक, लगभग 5100 किलोमीटर तक। तो 5151 किलोमीटर तक हमें पिघली हुई चट्टानें मिली। यहाँ पर क्या है, पिघली हुई अवस्था मिली। कहाँ से, 2900 किलोमीटर से आगे। तो पिघली हुई अवस्था मिली तो यहाँ पर भी क्या है, माध्यम में बदलाव होगा। यहाँ पर भी क्या है, माध्यम में बदलाव होगा। और जैसे ही माध्यम में बदलाव होगा तो भूकंपीय तरंगों की गति में बदलाव आएगा। और यहाँ पर भी एक रेखा हमें मिलेगी जिसका हम नाम रखते हैं गुटेनबर्ग, 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 गुटेनबर्ग असंबद्धता रेखा, गुटेनबर्ग असंबद्धता रेखा। कहाँ से कहाँ के बीच में, मेंटल से ये वाला भाग जब शुरू होगा, नीचे वाला भाग, और ये कौन सा वाला भाग है, आउटर कोर वाला भाग है। आउटर कोर का मतलब क्या है, बाहरी क्रोड, बाहरी क्रोड, बाहरी क्रोड। और ये है अंदर वाली क्रोड, अंदर वाली क्रोड या फिर इनर क्रोड, जो किस अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था में। ये पाई जाती है ठोस अवस्था में। तो गुटेनबर्ग असंबद्धता रेखा यहाँ प्राप्त हुई। अब इसके नीचे आएंगे तो ये पिघले हुई से किस में आ गई, ठोस अवस्था में। तो यहाँ पर जो हमें रेखा प्राप्त होगी, यहाँ पर जो रेखा प्राप्त होगी उसका नाम है लेहमैन असंबद्धता, असंबद्धता रेखा। तो इस तरह से पृथ्वी की सतह के जैसे हम अंदर जाते रहते हैं तो ये चीज़ें प्राप्त होती है। और पृथ्वी की सतह जो अंदर जाती रहती है, ठोस अवस्था मिलती है एकदम अंत तक 6371 किलोमीटर तक। तो शुरू में हमने बात करी कि 75 किलोमीटर तक जो है वो बेसाल्टिक प्रकार की चट्टानें हैं, सबसे ऊपरी वाला भाग क्रस्ट है। और लगभग 55 या 75 किलोमीटर के बाद जो है ऊपरी मेंटल चालू हो जाती है, जो 700 किलोमीटर तक चलती है। 700 से 2900 किलोमीटर तक निचली मेंटल, निचली मेंटल के नीचे क्रोड वाला भाग आता है। और क्रोड में बाहरी क्रोड वाला भाग क्या है, पिघली हुई अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद अंदर वाला क्रोड वाला भाग ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो ये तो हो गई इनकी बात। अब तापमान की बात करें तो जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो तापमान में वृद्धि होती है। तापमान में क्या होती है, वृद्धि। और सबसे ज़्यादा तापमान कौन सी जगह का होता है, जो क्रोड वाला भाग होता है उसमें तापमान सबसे अधिक होता है। यहाँ पर पिघली हुई अवस्था में लगभग तापमान 4300 डिग्री सेल्सियस होता है। और जबकि यहाँ पर जो मेंटल वाला भाग है यहाँ पर लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस काफ़ी अधिक तापमान होता है। तो यहाँ पर प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, तो प्रश्न इस प्रकार से आते हैं कि जैसे लेहमैन असंबद्धता रेखा क्या है। तो लेहमैन असंबद्धता रेखा के बारे में हम लिखेंगे कि बाहरी क्रोड और अंदर वाली क्रोड के मध्य पाई जाने वाली असंबद्धता रेखा को लेहमैन असंबद्धता रेखा कहा जाता है। अब हालांकि इसको हम एक पॉइंट में लिखें तो सबसे पहले देखो क्रोड, एक सेकेंड, क्रोड की जगह हम लिखते हैं सबसे पहले क्रस्ट। तो ये है क्रस्ट। तो क्रस्ट भी यहाँ पर दो तरह की थी, एक तो महाद्वीपीय, महाद्वीपीय क्रस्ट, और एक थी महासागरीय, महासागरीय। और महाद्वीपीय और महासागरीय जो क्रस्ट थी, महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय, इसके बीच में जो असंबद्धता रेखा थी उसका नाम था कॉनरेड। क्या नाम था, कॉनरेड।
उसके बाद जो इसके नीचे अपन गए तो यहाँ पर अपन में मिला क्या, मेंटल। तो यहाँ पर मिला अपन को मेंटल, और जो मेंटल मिला तो यहाँ पर अपर मेंटल मिला और यहाँ पर लोअर मेंटल मिला। तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल, ऊपरी प्रबर और निचला प्रबर, इसके बीच में ये जो रेखा आई ऊपरी मेंटल, उसका नाम था रेपिटी। रेपिटी। उसके नीचे हम सबसे नीचे भाग में गए क्रोड में। क्रोड में एक तो बाहरी क्रोड है, एक आंतरिक क्रोड है। बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच में, बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच में हमें मिली लेहमैन। लेहमैन असंबद्धता रेखा। उसके साथ ही ये तो हो गई दोनों के बीच वाली परतों के बीच में। अब क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो रेखा मिली, ये ऊपर वाली क्रस्ट है, ये वाली मेंटल है, तो इसके बीच में मोह। यहाँ कौन सा मिला, मोह। मोह असंबद्धता रेखा ये वाली दोनों के बीच में। और जो मेंटल है और क्रोड है, इसके बीच में कौन सी रेखा मिली, ग्यूटेनबर्ग। ग्यूटेनबर्ग असंबद्धता रेखा। तो इस तरह से इस चीज़ को याद रखना कि जो क्रोड है वो सबसे पृथ्वी का केंद्रीय भाग है, और इसमें जो है हमने बात करी रखी है कि जो केमिकल कंपोजिशन है, यहाँ पे रासायनिक संगठन है, वो किस प्रकार के होते हैं। निकिल और फेरस तरह के तत्व यहाँ पे पाए जाते हैं। दो आंतरिक परतों में ये विभाजित होती है, एक तो बाहरी क्रोड और दूसरा आंतरिक क्रोड। जो बाहरी क्रोड है ये भाग पिघली अवस्था में होता है, लगभग इसका तापमान 4300 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो आंतरिक वाली क्रोड है उसकी जो दूरी है वो 6371 किलोमीटर तक होती है, और दोनों के बीच में लेहमैन असंबद्धता रेखा पाई जाती है। ठीक है, तो लेहमैन असंबद्धता रेखा दोनों क्रोड के मध्य पाई जाती है। उसी तरह ग्यूटेनबर्ग असंबद्धता रेखा के बारे में पूछा जाए तो निचला मेंटल और बाहरी क्रोड के मध्य पाई जाने वाली असंबद्धता रेखा को ग्यूटेनबर्ग असंबद्धता रेखा कहा जाता है। तो इस तरह से ये पूरी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमने बात करी पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाले टॉपिक में। तो इसमें यही सब है कि किस प्रकार की रेखाएं हैं और किस प्रकार का कौन सा मंडल है, स्थल मंडल की क्या स्थिति है, एस्थोनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल क्या है, मैग्नेटिक चैम्बर किसे कहा जाता है, ज्वालामुखी उद्गार के लिए कौन सा चैम्बर या कौन सी परत महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो उस तरह से हम इस चीज़ों को देख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो अम्लीय परत होती है वो सबसे ऊपर वाली परत होती है, क्योंकि वहाँ पे सिलिका की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो और यहाँ पर जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जहाँ पर निकिल और आयरन की अधिकता है, इसी के आधार पर पृथ्वी एक चुंबकीय गुण ये देती है, और उसी चुंबकीय गुण के आधार पर हम कहते हैं कि जब हमारा सोते हुए जो सर है वो पश्चिम दिशा में या फिर दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो अगर अपन किसी चुंबक को लटकाते हैं, मान लो एक स्वतंत्र चुंबक को लटकाते हैं, तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में टहलता है। जब अपन धागे से एक चुंबक को लटकाओगे, एक छड़ मैग्नेट को छड़ चुंबक को लटकाओगे, तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में तैरेगा, क्योंकि पृथ्वी के अंदर भी क्या है, नॉर्थ और साउथ चुंबक का एक गुण है जो किस प्रकार की धातुओं से, फेरस प्रकार की धातुओं से पाया जाता है। और जब हम पश्चिम दिशा में सर करके या फिर दक्षिण दिशा में सर करके सोचते हैं तो हमारे जो खून है उसमें भी किस तत्व की प्रधानता होती है, आयरन या फिर लोहे की प्रधानता होती है। और लोहा चुंबक लोहे को खींचता है अपनी तरफ। तो जब वो खींचेगा तो जो सारा खून है वो हमारे दिमाग में उस खून की कमी होने लगेगी और इससे स्ट्रोक आने की संभावना रहती है। तो इसलिए जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी कहते हैं कि भाई गलत डायरेक्शन में सर करके नहीं सोना चाहिए। तो ये सब बातें हैं। और हाँ, ये पूरा टॉपिक था हमारा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़रूर लाइक करें, और इसको हम लिख भी सकते हैं। और लिखने के लिए आपको क्या यही सब चीज़ें लिखनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसके नोट्स बनाने हैं और अच्छे से तैयारी करनी है। थैंक यू साथियों।